हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है और यहाँ पर युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आज प्रश्न पूछेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ इंतजार भारत कर रहा है, तैयारी भारत कर रहा है और पाकिस्तान दूसरी तरफ डर रहा है, कांप रहा है। सोचिए, आधी रात को जगते हैं उनके मंत्री, इधर से उधर भागकर कभी दरिया में खून बहाने की बात करते हैं, कभी परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन उन्हें भी एहसास है कि भारत कुछ तो करेगा। वो क्या होगा, इसका इंतजार भारत कर रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय है? क्या दहशतगर्दों की जो ऐशगाह बन चुका है पाकिस्तान, उस पर हमले के लिए तैयारी है? क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों के आतंक पर कबूलनामे के बाद भी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी भारत के खिलाफ साजिश रचती रहेगी? आप सोचिए, न सिर्फ उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ही कहते हैं, टीवी में कहते हैं, पूरे विश्व को देने वाले एक अंग्रेजी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, हमने 3 दशक तक यानी 30 साल तक आतंकी पाले, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पाला पोसा, अलग अलग देशों में भेजा आतंकवाद करने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। और अब दूसरा कौन आया है कबूलनामा लेकर? बिलावल भुट्टो, जिनको आप देख रहे हैं आजकल कोशिश पूरी कर रहे हैं कि चौड़े होकर वो धमकी दे भारत को। वो भी कह रहे हैं कि 30 साल तक हमने यही काम किया है। तो इससे बड़ा कबूलनामा क्या हो सकता है? लेकिन इस बीच भारत क्या करता है, इस पर पूरे विश्व की नजर है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अपनी इस रिपोर्ट के साथ बताएंगे। एक तरफ पीएम ने तीनों सेनाध्यक्षों को खुली छूट दी है, तो दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स है उसने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई, जैगुआर, मिग-29 जैसे विमानों की लैंडिंग कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। महज 72 सेकंड में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल पाकिस्तान के पूरे शहर के शहर तबाह करने में सक्षम है। विमान गरज रहे हैं, तैयारी पूरी है और भारत इंतजार कर रहा है। भारत माता के हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पाबंदी लगाता जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री दोनों पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि उसके गुनहगारों का गिन गिन कर हिसाब होगा। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इस बीच भारत की तैयारी जोरों पर है। आर्मी, एयरफोर्स से लेकर नेवी तक एक्शन में है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। आज एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ान और लैंडिंग की ड्रिल करके शक्ति प्रदर्शन किया। मिराज, जगुआर, राफेल की गर्जना से पाकिस्तान में दहशत देखी जा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ करके अपनी तैयारी को आजमाते दिखे। युद्ध का राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए ये अभ्यास हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है, जहां शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग टेस्ट भी होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। जो फाइटर प्लेन्स हैं एक एक करके ये टच डाउन कर रहे हैं लगातार इस एयर स्ट्रिप पर जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर बना हुआ। और आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल ये नीचे पहुंच गया है। इसने ये टच डाउन किया और अब ये ऊंची उड़ान लेगा। भारी गर्जना के साथ इस वक्त इसका लोग स्वागत कर रहे हैं और टच डाउन के बाद इस फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है। सुखोई ने सबसे पहले ली थी उड़ान। ये मिग बताया जा रहा है कि ये मिग हो सकता है, हालांकि दूर से देखकर पहचानना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। इधर पाकिस्तान ने नाना करते हुए भी आखिर मान ही लिया कि आतंकवाद को पालने पोसने में उसका कितना बड़ा हाथ रहा है।
पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो मान ही चुके हैं, अब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जुबान से भी सच निकल ही गया। एक विदेशी चैनल से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने कबूल किया है कि उनका मुल्क आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। पीपीपी के अध्यक्ष ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो 3 दिन पहले सिंधु समझौते को रोके जाने के बाद जहर उगल रहे थे। एलओसी पर पाकिस्तान का डर बोल रहा है। पहलगाम हमला और भारत का बदला सोच सोच कर ही पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। डरे सहमे पाकिस्तान की हरकतें देखिए। पाकिस्तान ने अपने सभी एफएम स्टेशनों पर भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लाहौर और कराची के एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिए हैं। 31 मई तक रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एयर स्पेस बंद रहेगा। इधर पाकिस्तानी मंत्री और डिप्टी पीएम का डर भी दिख रहा है और गीदड़ भभकी भी। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। भारत की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली मची है, लेकिन अब यह साफ दिख रहा है कि एक बार फिर वहां की सरकार सेना के सामने कमजोर पड़ रही है। सेना जंग का खौफ दिखाकर सब कुछ अपने नियंत्रण में लेती दिख रही है और शहबाज सरकार अपने ही देश में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इधर भारत में पहलगाम हमले के बाद से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि देखिए हमें इस बार जगुलर वेन कहा था ना, मुनीर, हाफिज मुनीर ने, जो जनरल है उसका नाम आसिम है लेकिन कहते हैं उसको हाफिज मुनीर क्योंकि दरअसल वो एक मौलाना ही है जो उस बेच में बैठा हुआ है और वही शख्स है जिसने जगुलर की बात की थी। तो इस बार हम जगुलर के लिए जा रहे हैं और वो क्या है, महंगाई में आटा गीला। जब तंगी में आटा गीला करना है आपको पाकिस्तान का, तो चारों तरफ से गला दबाना होगा और इस बार आईएमएफ की तरफ इंडिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर कटोरा लेके पाकिस्तान पहुंचा है और इस बार जो अब तक की मिली जानकारी है, मुझे लगता है वो लगभग $7 अरब मांग रहे हैं उनसे, $7 अरब मांग रहे हैं। तो ये पैसा नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान को। भारत दिखाएगा ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि 30 साल से हम आतंक का काम कर रहे हैं, तो आईएमएफ क्या आतंक को स्पॉन्सर करेगा? बिलावल भुट्टो खुद कह रहा है कि हम अभी तक दहशतगर्दी पालते रहे अपने देश में, तो क्या आईएमएफ पैसा इसलिए देगा? तो ऐसे में भारत अपने कूटनीतिक कदमों को आगे ले जा रहा है और जरूरी है कि इस वक्त पर पैसा पाकिस्तान को ना मिले और तंगी से जूझता हुआ ये देश और भी बर्बादी के कगार पर पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम तस्वीरें दिखाएंगे, चाहे वो राफेल हो, सुखोई हो, मिराज हो, मिग, जैगुआर, ये तमाम विमान जो आज गंगा एक्सप्रेसवे में टेक ऑफ कर रहे थे, वहां पर जा रहे थे। युद्धाभ्यास चाहे यहां हो या फिर अरब सागर में जो आईएनएस विक्रांत इस वक्त कर रहा है, भारत क्या करने वाला है, पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। सैन्य तरीके से हम क्या करेंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि एयरफोर्स का नाम सुनकर तालियां ज्यादा बज रही हैं। वो जानते हुए तालियां ज्यादा बज रही हैं। एक दौर था जब शांति के कबूतर उड़ते थे, अब वो सरकार है जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ाती है। और इस वजह से सामने वालों को पता है कि अब वो फाख्ते उड़ाने वाला दिन नहीं है, अब बाज उड़ने वाले दिन है। इसलिए, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, 26/11 के हमले के बाद उस समय के हमारे एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में बाद में लिखा है कि एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया क्योंकि उनको उसमें कुछ नुकसान नजर आ रहा था, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज। मगर हम आज की स्थिति में बात कहें तो देखिए, जो आपने बात कही है, युद्ध से पहले की जो पेशबंदी होती है, वो आज पाकिस्तान की उस ढंग की पेशबंदी हुई है कि अगर आप देखें तो सऊदी अरब और ईरान ने भी इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के दो सबसे बड़े ध्रुव हैं। सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है और ईरान शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। आज चाइना बहुत सोच समझ के बोल रहा है, उससे सिर्फ ये कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्यों? आज चाइना कैश 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर है उसमें अमेरिकन मार्केट उसके लिए क्लोज हो चुकी है, यूरोपियन मार्केट उसके लिए क्लोज हो चुकी है। अब हसरत भरी निगाहों से भारत की मार्केट की तरफ देख रहा है। आप याद करिए, 15 दिन पहले की बात है जब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया था, नाउ इट्स ए टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। अब वो फंस गया। पाकिस्तान का साथ देता है तो इंडियन मार्केट खत्म। अब अगर यूरोपियन अमेरिकन तीनों इंडियन मार्केट खत्म तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कहां लेके जाएगा? दे विल बी इन द सीरियस थ्रेट ऑफ गोइंग टू इकोनॉमिक रिसेशन। और अगर साथ नहीं देता है तो पाकिस्तान की पिटाई हो जाती है। अब देखिए, अब पाकिस्तान दूसरी तरफ देखे तो किसको देखे? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वो क्या कहता है, भाई तेल का खेल खत्म हो रहा है अगले 20 साल में, तो मैं तो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं किसमें हूं? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप के साथ। वो इंडिया के साथ है, कह रहा भाई मैं तो ये बना रहा हूं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस
G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके थे। जिस समय घटना हुई उस समय मोदी जी सऊदी अरब में थे। तो क्या स्थिति है कि जिस सऊदी अरब और यूएई के सामने पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा होता है, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, वो कहता मोदी जी को हम ऑर्डर ऑफ जायद दे दें फिर तुमसे बात करेंगे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सऊदी अरब कहता मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दें, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। तो मुझे लगता है जब पाकिस्तान खड़े होकर एक तरफ अरब और ईरान को देखता होगा, सऊदी अरब को देखता होगा, दूसरी तरफ चीन को देखता होगा, तो उसके दिल से आज ये आवाज निकलती होगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। आज उस मुकाम पे लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। अब रही बात इसकी कि जो लड़ाई और स्ट्रेटजी की बात कहें, हमारे दो सेना के, थल सेना और वायु सेना के पूर्व अधिकारी यहां पर हैं, वो बेहतर बताएंगे। मगर इतना हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है आर्मी में, वो कॉम्पिटेंस वो नहीं है जो यहां। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बालाकोट हमले के बाद आप सबने सुना होगा कि वो भारत पे एयर स्ट्राइक की सोच रहा था, मगर अमेरिका ने कह दिया F-16 प्लेन हम लॉक कर देंगे। आज का जमाना वो नहीं है कि जहाज आपके पास है, सॉफ्टवेयर किसी और के पास है, पाकिस्तान का इंडिजिनस कुछ नहीं है, या तो चीन का है या अमेरिका का है। अब इस बात के लिए साधुवाद दीजिए, मोदी जी ने आने के बाद जो डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया है, आज हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी है जिसको कोई लॉक नहीं कर सकता, उनकी मिसाइल कोई चाहे तो लॉक कर सकता है। इसलिए आप समझिए ये लड़ाई भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा वो दिन गए जब इंडिया पाकिस्तान की बराबरी होती थी। तो मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूंगा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड आ रही हूं मैं अतुल जी, उससे पहले लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार हम क्या करेंगे। सर आपने एक स्टैंडर्ड एक बार रेज किया है, जैसे उरी में 2016 के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट के बाद हमने एयर स्ट्राइक्स किया, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किया। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम इस बार क्या करेंगे। अब लोग, हमने आज तक पर दिखाया है, लाहौर में रहता है, उसका घर है साहब, और उसको सेफ हाउस में रखा जा रहा है। आसिम मुनीर खुद कहीं पर बंकर में छिपा हुआ है सर, परिवार को कहीं विदेश ले गया है। तो हम कहां तक जाएंगे और क्या इस बार करेंगे कि कुछ बदले। लोग कह रहे हैं जड़ तक पहुंचना होगा, ये जो आर्मी चीफ है ना, ये जो आर्मी है वहां तक पहुंचना होगा। देखिए, जो क्या करेंगे ये प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जिन्होंने किया है उन्हें धरती के छोर तक ट्रैक करके दंड दिया जाएगा। अब कब करेंगे और कैसे करेंगे तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। अतुल जी, पूरा विपक्ष हम माने इस और आज आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा जब आप देख रहे हैं युद्धाभ्यास, चाहे वो अरब सागर में INS विक्रांत पर हो रहा हो या पर फिर गंगा एक्सप्रेसवे पर। बिल्कुल, मेरा सीना क्या पूरे देश का सीना जो है वो चौड़ा होता है जब अब इन्होंने कहा कि उनकी सिस्टम लॉक कर सकते। सही बात है भाई, उनकी सिस्टम अपन लॉक कर सकते, लेकिन आपको अभिनंदन याद होगा MiG-21 कब का प्लेन है। एक पुराना प्लेन MiG-21 उनका F-16 जो है वो गिरा देता है, वो खुद प्लेन चला भी नहीं सकते। सिस्टम लॉक करने की बहुत दूर की बात है। तो ये इंडियन आर्मी जो है और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये बहुत प्रोफेशनल है, और जिस तरह से वो काम करती है, अपना एक काम का तरीका है, प्रक्रिया है। वो गली के गुंडों की तरह बात करते हैं, गली के गुंडा जैसा चौक में खड़ा होकर बात करता है, वैसा उनका आर्मी जनरल बात करता है। मेरा आर्मी जनरल जो है, मेरा एयरफोर्स का जो सिपाही है, वो ऐसी बात नहीं करता है, वो सीधा ठोक देता है। और ये इतिहास, और बाज तो 65 में भी उड़े थे सुधांशु भाई, और 71 में भी उड़े थे, इतने उड़े थे कि 2 टुकड़े हो गए। तो आर्मी जो है वो अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है उसको तो सलाम है। और जब कुछ नहीं था तो हमारे अब्दुल हमीद ने 3 बैटन टैंक उड़ा दिए थे सादीगंज से। तो ये हौसला, ये जज्बा जो है वो हिंदुस्तानियत है, वो हमारी भारतीयत है, और ये जो है पहले से करते आए हैं। जो कूटनीति चल रही है सुधांशु जी, आपके माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसके ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। ग्रे लिस्ट जो है, ग्रे लिस्ट सीधा नहीं, ग्रे लिस्ट के ऊपर एक ब्लैक लिस्ट होती है अंजना जी। हाँ। ब्लैक लिस्ट के बाद तो पिछली बार 2018 में ग्रे लिस्ट में डला था, लेकिन फिर रोया जाकर वहां पे बताया कि हमने हाफिज सईद के खिलाफ देखिए काम किया है, आतंकवाद रोक रहे। 2022 में वो फिर बाहर आ गया। ये दबाव हमें फिर से बनाना, आपने सही बात उठाई। ब्लैक लिस्ट, अभी ग्रे लिस्ट नहीं, अभी सीधी जो है वो ब्लैक लिस्ट की जो बात होनी चाहिए। और मैं निषेध करना चाहूंगा पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, अगर कोई देख रहा होगा तो उन्होंने प्रेस की थी अंजना जी कुछ दिन पहले, और प्रेस करके मेरे देश के प्रधानमंत्री, आज कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, आज हम हिंदुस्तानी और भारतीय खड़े हैं। और मेरे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने सबसे बड़ा टेररिस्ट कहा था।
आज दुनिया ने भी उसका निषेध करना चाहिए। मैं यहां से निषेध करता हूं। सुधांशु जी, मैं विनती करता हूं आपके सारे लोगों को बताइए, इस बात को मैं 5 दिन से कंटिन्यू उठा रहा हूं, हर चैनल पे उठा रहा हूं, लेकिन किसी ने निषेध नहीं किया। पहले वो मेरे प्रधानमंत्री है, तुम्हारा हमारा जो है वो इंटरनल है, वो बाद में देखेंगे। देख सर, एक सवाल आ गया है क्योंकि पहलगाम हमले पर विपक्ष सरकार के साथ है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, लेकिन वो साथ ही ये पूछ रहे हैं कि हमारी एकता को चुनौती देने वालों से हम निपटेंगे, लेकिन सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है पहलगाम हमले पर। एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्या है आपकी सरकार की नीति डे 1 से बहुत स्पष्ट है। हमारी नीति है टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए 11 साल भारत के इतिहास के इकलौते 11 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। इसके साथ हमारी नीति बहुत साफ थी। हमने हुर्रियत नेताओं से न खुद बात की, ना पाकिस्तान से बात करने की। हमारी नीति बहुत साफ थी। हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। हमारी नीति बहुत साफ थी। हमने इतने मॉड्यूल्स नष्ट किए हैं कि याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले देश का कौन सा छोर था, कौन सा शहर था जहां धमाके नहीं होते थे। मैं कई बार बोल चुका हूं, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह होते थे चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। वो सब खत्म हुए हैं। तो हमारी स्पष्ट बहुत साफ बात है कि जैसा कि अतुल जी ने कहा, एक अच्छी बात कही कि आज हम सबको साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो जिसे मैं अटल जी की कविता में कहूंगा, जो एक कविता थी ना, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जाए। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए सुधांशु जी, आज मैं तो हर बात को टालते आया हूं, मैं काउंटर भी नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास तो सारे स्टेटमेंट है। पठानकोट में ISI को बुलाया था तो उसकी तारीफ अमित शाह जी ने की थी, बातचीत कितनी हुई है। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय सुषमा स्वराज जी, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली। उसमें जाना नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो कहता है कि पानी के साथ खून बहेगा, तो मेरे यहाँ का एक नौजवान सामने आ जाओ, बिलावल भुट्टो को यहाँ पे वही सुला देगा। इतनी बड़ी बात करने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। ना टेक्नोलॉजी में है, ना टेक्नोलॉजी में है, और ना ही रिसर्च में है। टेक्नोलॉजी में नहीं है, रिसर्च में नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें गुंडागर्दी की तरह एक संवैधानिक पद पर बैठकर वो बात करते हैं, वो उनका वो जाने। लेकिन हमारे पास, जैसा आपने कहा कि उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन सॉफ्टवेयर अमेरिका के पास है। हमने पहले से, चाहे जगुआर हो, वो तो मिराज चीन के पास में है, अमेरिका के पास में F-16 का, तो हमारे पास जितना हमने जगुआर लाया है, हमने मिराज लाया है, हमने सुखोई लाया है 21, 29, 30, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लाया है। रफाल का भी यही डील जो है कंटिन्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लाया है। हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी, APJ अब्दुल कलाम, हमने सबसे सुना है, DRDO ने सारे मिसाइल्स, धनुष है, पृथ्वी है, सूर्य है, हमारा ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये कंटिन्यू प्रोसीजर है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हालांकि सिमुलेशन तक हम पहुंच चुके थे, उसके बाद जो निर्बंध लगे थे, तो क्रायोजेनिक्स भी इस देश ने डेवलप करके दिखाया है। तो हमारी जो सैन्य शक्ति है और हमारा जो डिस्कवरी है, ये हमारा कंटिन्यू चलते हुआ प्रोसेस है। 1947 से पहले भी हमने 1948 में ही, पहले चुनाव के पहले ही हमने न्यूक्लियर प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी थी, हालांकि आपको पता होगा, अप्सरा, ध्रुव, ये सारे हमारे रिएक्टर्स थे। तो ये कंटिन्यू चलती आई हुई प्रोसेस है। मैं चाहता हूं सुधांशु जी, आज ये बात ना हो। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं करना है हमको बात। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बात करना है। आपने एक ही लाइन से दिल जीत लिया सर, कि बिलावल भुट्टो को यहाँ ले जाओ और किसी युवा को खड़ा कर दो। मुकाबला ऐसा होगा कि एक तरफा हो जाएगा मामला। अंजना जी, एक लाइन बिलावल भुट्टो पे, एक लाइन बिलावल भुट्टो पे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि या तो पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। मैं बिलावल भुट्टो को याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ मरहूम बेनजीर भुट्टो जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, जिसमें उन्होंने चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि वी वर टोल्ड इन आवर चाइल्डहुड that we descended from the Rajput clan of Hindus। तो मियां बिलावल, तुम्हारा पानी नहीं खून भी हिंदुस्तानी है, क्या बहाने की बात कर रहे हो? अरे सुधांशु जी, वो तो क्या खून की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। हमारे 140 करोड़ कर दे ना तो भी भाई जाएगा पाकिस्तान। सलमान निजामी साहब, जल्दी से कमेंट, आपसे फिर मुझे दोनों फौजियों के पास जाना है। जल्दी से कमेंट, क्योंकि ये वो वक्त है सबको एक आवाज में पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। पाकिस्तान के खिलाफ, ये समझ नहीं पा रहे लोग, आपस में भिड़ जा रहे हैं। देखिए, जब 1947 में देश में दंगे हुए थे, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था
कि मुझे उम्मीद की किरण जो है वो कश्मीर से नजर आ रही थी। जब कबाइलियों ने कश्मीर पे हमला किया था तो पूरे कश्मीर के लोगों ने देश की सेना का साथ देके उन कबाइलियों को जो है वहां से नकेलने का काम किया था। तो तब से आज तक पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कि मजहब का रंग देके 1990 में भी जो हिंदू मुस्लिम उन्होंने सिलेक्टिव किलिंग्स की, आज भी वही सिलेक्टिव किलिंग करने की कोशिश की उन्होंने। और जिस तरीके से कश्मीर के मुसलमान उसमें शहीद आदिल है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान दे दी उन हिंदू भाइयों के लिए जो वहां सैलानी पहलगाम में थे। इसलिए बिलावल को मैं ये मैसेज देता हूं, मैं कश्मीर का मुसलमान हूं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर बिलावल वहां से खड़ा हो जाए, मैं उसको चैलेंज करता हूं, आजा मैदान में, मैं इस देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, पीओके के पर्यटक स्थलों को भी बंद किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में पीओके में 10 दिन के लिए मदरसे बंद कर दिए गए। सामने आकर गीदड़ भभकी देते हैं, कभी अपनी एटमी शक्ति, और देखिए भारत जैसा देश जिसके पास परमाणु शक्ति में वो कहां पर है, पूरे विश्व में फौज में चौथे स्थान पर है, वो कभी ऐसा बोस्ट नहीं करता है। लेकिन जब ऐसे गीदड़ सामने आते हैं तो उनको बार बार बताना पड़ता है। और दूसरी तरफ पैर ऐसे कांप रहे हैं कि 10 दिन के लिए मदरसे बंद किए गए हैं, अलग अलग जगहों पर पर्यटक स्थल बंद किए जा रहे हैं, रातों की नींद गई हुई है। पाकिस्तान रात में जाग रहा है। क्यों? क्योंकि पता है हिंदुस्तान कुछ करने वाला है। आपके पास आते हुए दयाल, अगर हम दिखाएं भी जो तस्वीरें आज वहाँ की हैं, गंगा एक्सप्रेसवे पर जो सब कुछ हम कर रहे हैं, चाहे अरब सागर में हो या फिर यहाँ पर हो, तमाम विमान और राफेल, जिसके बाद हम और भी शक्तिशाली हुए हैं, ये सब बताता है कि अब मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं पाकिस्तान से अगर एक बड़े टकराव की स्थिति आती है। अंजना जी, पहले तो पाकिस्तान और भारत का कभी भी मुकाबला नहीं था, ये तो कुछ ख्वाबी महल है लोगों के। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, इससे पहले मैं सरकार और भारत की सेना क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं भारतवासियों को, भारत के मीडिया को, आप जैसे एंकर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अभी तक हमने सरहद पर एक सैनिक नहीं भेजा है, लेकिन इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर दी है कि पाकिस्तान का पूरा मुल्क, पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स आज तरह तरह की जो ये बातें आप सुन रहे हो ना, जो उनके बयान सुन रहे हो, ये साइकोलॉजिकल, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो चौथा स्तंभ कहते हैं ना, ये उसकी पावर है। और उस पावर में आप जैसे लीडर्स, आप जैसे नौजवान लीडर्स और हमारे जैसे जो वेटरन्स हैं, ये आके जब पाकिस्तान को बोलते हैं कि आपका और हमारा तो कभी मुकाबला था ही नहीं भाई, आप तो हमारे से कुछ भी नहीं हो। ये तो हमारी उदारता थी कि हमने आपको अपने सामने अपने जैसी कुर्सी पर बैठा दिया, हमारी उदारता थी। अब मैं एक 2-3 सवाल पे आता हूं। देखिए अंजना जी, पहले तो पिछले 10 दिन में जितने बुद्धिजीवी हैं और जितने लोग हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान आज सबसे कमजोर हालत में है इकोनॉमिकली, अपनी जो उनकी यूनिटी है, यूनिटी वाइज, पॉलिटिकली, और जो उनकी आर्मी है वीकेस्ट टाइम्स में है, इतनी वीक कभी नहीं थी। सब मानते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, सब मानते हैं बात। दूसरी बात मानते हैं कि आज इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो भी डिसऑर्डर में है। आज दुनिया में कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्डर भी इतना कमजोर नहीं था। तो ये बिल्कुल उचित समय है कि जो 70 साल से हमें हिसाब मांगना चाहिए था, जो 35 साल से उससे हमें एक एक पैसे का, एक एक जान का, एक एक खून की लहू की खून की बूंद का जो हिसाब मांगना चाहिए था, वो वक्त आ गया और वो हिसाब मांगना चाहिए, मांगेंगे। अगर नहीं मांगेंगे तो मैं सुधांशु जी कह रहा हूं कि हम जो हैं, हम त्याग कर देंगे अपने आप को। ये वक्त आ गया, क्योंकि हम इस दर्द को अगली पीढ़ी पर नहीं ले जा सकते। देखिए भारत, मैं और एक ये बात कह रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता वो स्टेटमेंट जो थी अभी दिखाई थी। प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी जब फेज करते हो, जब आप शादी की तैयारी करते हो, तो जब तक कार्ड नहीं बांटते, जब तक आप समाज को थोड़ी बता देते हो। तो भाई ये प्रिपरेटरी फेज है, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल डायरेक्शंस हमें मिल चुकी होंगी।
अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने समय पे, अपने वक्त पे, अपनी स्थान पे और अपने ढंग से मारेंगे। बिल्कुल, और एक फौजी हो सकता है जो शादी की तैयारी और युद्ध की तैयारी को एक तरह से देखता है। प्लीज देखिए, एक फ्रंट पर नहीं मारेंगे इस बार कि भाई एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, हम उसको ओवरऑल कंप्लीटली उसकी आर्मी को ड्रॉ करके उसकी आर्मी को मारेंगे, बिकॉज सारा मुद्दा उसकी फौज है और उसके फौज के लीडर्स हैं। जब तक उनको नहीं समाप्त करेंगे हम नहीं चैन से। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव जी, अब आपके पास आना चाहती हूँ। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, भारत की वायुसेना का गौरव बताया जा रहा है और जेट मिट्योर, देखिए एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा। मुझे लगता है एक एक विमान के बारे में जब आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो समझ में आएगा कि उसकी ताकत क्या है और इसका अर्थ क्या है। बोलिए सर, वो दिखा रहे हैं, आप राफेल से शुरू कर सकते हैं। अंजना जी, राफेल से मैं शुरू करता हूं, लेकिन सुधांशु जी ने एक चीज़ कही, वो ज़रूर कहना ज़रूरी है अपने युवा साथियों के साथ। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी है अब हम अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक कारण बताता हूं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम्स में लगी हुई है, आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया में भी हर तरफ से पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है हम बम मार देंगे, हमारे पास ये पौवे ऐसे ही नहीं रखे हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ, कोई पौवा चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी सॉफ्टवेयर वो अमेरिका से आई हुई है। अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम ये बटन बंद कर रहे हैं। बटन दबाएंगे लेकिन कुछ चलेगा नहीं, ये मान लीजिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। और दूसरी बात, ये जो हमने अभी आपने पढ़ा होगा, बोल लेने दीजिए। और दूसरी बात है जीपीएस स्पूफिंग की जो चल रही है। आप सोच रहे होंगे हम इंतजार क्यों कर रहे हैं। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है आप भेजेंगे, जापान चला जाएगा चीन, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देंगे। कोई चीज अपनी जगह पहुंचने वाली नहीं है। आज की लड़ाई नभ, थल और जल की ही नहीं होती है। आकाश में सैटेलाइट्स हैं, उनका एक नेटवर्क है, उनकी एक जगह है, और उनके पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की लड़ाई होती है। ये लड़ाई बड़ी पूरी वाली होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कृपया समझिए, उनके जो साजो सामान हैं जो ऊपर से सैटेलाइट में दिखते हैं वो भी डब्बे हैं। ये डब्बे लगा के हम अपने पायलट्स की प्रैक्टिस कराते थे। और एक बात और कह दूं, चीन वाले डब्बे, चीन वाले डब्बे। और एक बात और कह दूं, मेड इन चाइना। वो आपको मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है, एक स्टडी हुई थी, हम लोगों ने नहीं की थी, हम तो एक कहेंगे, आप अपनी बात खुद कर रहे हैं, कि किसी भी जहाज या किसी भी मिसाइल एलिमेंट को या कोई भी एयर डिफेंस लेयर हो, उसके लिए रण कौशल की जरूरत होती है। एक होता है साजो सामान, एक होता है रण कौशल। जो सुधांशु जी ने पहले ही कहा, अभिनंदन ने MiG-21 एयरक्राफ्ट से आपने कहा F-16 को गिरा मारा। दोनों में टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। तो वहां आता है रण कौशल। इसकी स्टडी जब हुई थी तो चाइना के लिए इंट्रिंसिक डेटा अवेलेबल है। एक पायलट और एक जहाज भारतीय वायुसेना का, आपको गर्व होना चाहिए, इसलिए ताली बजनी चाहिए। 2.5 चाइनीज पायलट्स, 2.5 चाइनीज पायलट्स और 2.5 उनके पायलट्स के बराबर है, जहाज और पायलट। तो ये है, आप कहां खड़े हैं। और जो चाइनीज सामान होता है, आपने भी उसका अनुभव किया होगा, कहते ज्यादा है, होता कम है। आजकल एक बात उठ रही है PL-15 की, कि हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जरा उसका भी बताइए। और हम 200 किलोमीटर चले जाएंगे और हिंदुस्तान के जहाज सरहद पाएंगे और हम धराशायी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो इन जहाजों की होती है वो रेडार से होती है, जो उसके ऊपर लगा रहता है। जी, आप तो चले गए, कनेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई। अब आपको उसको हम स्पूफ कर देंगे, उल्टा तुम्ही को मारेगा। बूमरैंग का नाम सुना है? वो होगा, घूम के मारेंगे। अपने से तो मारेंगे, तुम्हारे वाले से ही मारेंगे। मेरा सवाल सीधा सरकार से है कि अभी जो मीटिंग हो रही है, कि सरकार मीटिंग कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बिहार चुनाव या फिर चुनाव के नजदीक आने का इंतजार कर रही है कि चुनाव नजदीक आएगा तब हम हमला करेंगे जिससे हमें उसका फायदा मिल सके?
मेरे विचार से अगर आपने देखा हो तो सरकार ने बहुत साफ किया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, ये तय सेना करेगी। जो हमारे दोनों सेना के प्रमुख लोग बैठे हैं, ये प्रोफेशनली तय किया जाता है, ये पॉलिटिकली तय नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी सेना प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की तरह पॉलिटिकल नहीं है। हमारी सेना ने जंग जीती है। पाकिस्तान की सेना ने जंग एक नहीं जीती है, चुनाव एक नहीं हारा है। वहां की सेना ने चुनाव जीते, हमारी सेना ने जंग जीती। क्या बात है, मैं तो देख रही थी कि तालियां रुकेंगी तो फिर सवाल लिया जाए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जिसने देश देखता है फ्रांस या जर्मनी, 2 वर्ल्ड वॉर। खबर आ रही है, एक सेकंड। अमरावती से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान है जो हम आपको बताना चाहते हैं। सिर्फ हथियार नहीं, एकता भी हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में दरअसल कई जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन करने के लिए वो गए हुए हैं और वहीं पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा है भारत की एकता भारत की ताकत है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। सर माय क्वेश्चन इज, जब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी आपस में अपने रिलेशन सही कर सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बताइए सुधांशु जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, यही दुनिया को समझना चाहिए। जापान और अमेरिका लड़े थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ठीक हो गए। आप ये समझिए, यहूदी और ईसाई सदियों तक लड़े, उसके बाद दोनों एक ठीक हो गए। एक जहनियत चाहिए समझने के लिए, मगर क्या कहें, जिसको ये समझ ही नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसे कैसे समझाएं। जिसे ऑन द लाइटर नोट मैं कह सकता हूं, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। अंजना जी देखिए, एक मिनट, एक सेकंड, देखिए इशू मिलिट्री है। देखिए, इन मिलिट्री इश्यूज में जब तक एक पार्टी को बुरी तरह से नहीं हराया जाता, जैसे जर्मनी बुरी तरह हारा, जापान बुरी तरह हारा, जब तक हम पाकिस्तान को बुरी तरह नहीं हराएंगे, जब तक ये भाईचारा हो ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। सर, बेगम हिंदुस्तान में है और सोहर पाकिस्तान में, और बच्चे खड़े हैं राशन की दुकान में, और ये कहां लिखा है संविधान में? सर, हमारे देश की जो एजेंसी है उनसे इतनी बड़ी चुप कैसे हो गई कि बेगम हिंदुस्तान में रह रही है और सोहर पाकिस्तान में, और जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं। सर, अगर इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो शायद ये चीज को हम देख नहीं पाते और उजागर नहीं हो पाता, और हमारे देश की जो एजेंसियां उनसे बड़ी इतनी बड़ी चुप कैसे हुई? सुधांशु सर। बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही है। अब जब वीजा कैंसिल हुए सख्ती के साथ, तो एक नई चीज समझ में आई है कि सरहद के इस पार मोहब्बत के कितने गुल खिले हुए हैं इस देश के अंदर। तो मेरे विचार से अब चुन कर थोड़ा उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सी बातें जानकारी में नहीं थी। अरे सुधांशु जी, उनका वोटर कार्ड है, मतलब वो लड़का जो है जिसकी हमने स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चलाई, उसका वोटर आई कार्ड है। सही बात आपने कही, डाल रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था एनआरसी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बताएं, इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा आर्मी ऑफिशियल और डिफेंस ऑफिशियल से ही क्वेश्चन है। सर, आर्मी में 3 साल से ना के बराबर रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद 1,80,000 से उनकी पोजीशंस कम कर दी गई। तो इसमें इस अटैक से पाकिस्तान की इविलनेस तो दिखती है, पर कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी की कमी भी दिखती है। तो इसमें आपका देखिए, अग्निवीर से जरूर हमें एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक सेटबैक है, लेकिन आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए कि जो हमारी करंट मिलिट्री लीडरशिप है वो हर चीज को रिकूप करती है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मत लीजिए कि हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। हर हथियार को चलाने के लिए सिर्फ एक नहीं, उसका रिजर्व भी है। तो ये सोचना भी बिल्कुल नहीं कि हमारी शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो इंटरनल है हमारी। आप मिलिट्री लीडरशिप पे भरोसा कीजिए। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है, उसका दुनिया में बेटा कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट कमिंग, क्योंकि हम लोगों ने एक मुद्दे को हमने कहा इस मुद्दे को हम दूसरी तरह करना चाहते हैं, वो हमारा इंटरनल डिस्कशन है, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स नहीं है। अतुल जी, एक पॉइंट का क्लैरिफिकेशन में करना इनको बताने के लिए बच्चों को, ताकि समझ में आ जाए। देखिए, पहले क्या होता था
कि अगर 20-20 किलोमीटर पे एक जीप रहती जिसमें 4-5 लोग सर्विलेंस करते रहते थे। वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मैन पावर। आज ड्रोन के थ्रू आप ज्यादा क्लियर पिक्चर के थ्रू बहुत कम मैन पावर में उस बात को देख सकते हैं, लो ऑर्बिट के सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करने की वजह से भी कई बार रिक्वायरमेंट। मैं सुधांशु इसमें एक मिनट श्रीवास्तव जी, कर देता हूं। माउंटेनियर्स अपन ने एक कोर्स बनाया था जिसमें 92,000 सैनिकों की भर्ती होनी थी। आपकी बात सही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से तो हम तो विजिलेंस रख सकते हैं, लेकिन माउंटेन में फाइट करने के लिए लोग लगते हैं। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। माउंटेन में फाइट करने के लिए सैनिक सिपाही ही लगता है, सोल्जर ही वहाँ फाइट कर सकता है। हम लोग जान सकते हैं, लेकिन फाइट करने के लिए हमें लोग लगते हैं। आप मुझे एक मिनट दीजिए। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मैं कहना नहीं चाहूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है। आपने जो सवाल पूछा है, आप किसी भी एडवांस्ड एयरफोर्स को देख लीजिए, किसी भी एडवांस्ड आर्मी को देख लीजिए। हमें एक एग्जांपल लेना चाहिए यूसैफ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एयरफोर्स का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन आर्मी का। आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन बढ़ता जाएगा, लोगों की आप देखेंगे नंबर्स कम होते आते हैं। नंबर्स डू नॉट डिक्टेट द पावर। प्लीज रिमेंबर, इफ टुडे आई हैव, आपने बहुत सही बात बताई, जो माउंटेनियस रेंज है, जो टनल रेंज है, जो टेरेन है, उसमें चाहिए लोग। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी और पाकिस्तान की, हमारी और चाइना की, उसमें आदमी की अहमियत है, मैन बिहाइंड द वेपन उसकी अहमियत है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे अंदर जो रिजर्व्स हैं, अपनी मिलिट्री लीडरशिप पे आप ये भरोसा रखिए। एक और खबर आ रही है, जो रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट है पाकिस्तान को डील करने लिए। और पिछले 6 साल में बेटा 35 से 37 साल के कम से कम भी 2,50,000 रिटायरीज हैं। अभी भी रिकॉल कर लेंगे, वो तो हमारे सोल्जर्स हैं ना। आप लड़ाई लड़िए सुधांशु जी, और लंबी लड़ाई लड़िए। पाकिस्तान को जब तक लड़िए, जब तक उसको खत्म नहीं कर दें। इस देश में बहुत शक्ति है। बिल्कुल सही कहा आपने। रात 9 बजे फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे हमारे विमान। अभी तक हम टच एंड गो कर रहे थे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग होगी और एक्सप्रेसवे पर रात में लैंडिंग होगी। पूरा हिंदुस्तान आज अपने देश की सेना के साथ खड़ा है। आतंक के उस एपिसेंटर पर चोट करने का वक्त आ गया है।